नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएस टीवी और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे विवाद की ओर जिसने फिर बवाल खड़ा कर दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा की, जिनके विवादित बयानों ने एक बार फिर से लोगों के होश उड़ा दिए हैं। हाल ही में सामने आए एक वीडियो में संतोष वर्मा ने कहा कि कितने संतोष वर्मा को तुम मारोगे, कितनों को जलाओगे, अब हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा। यह बयान उन्होंने संघ की बैठक में दिया। लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब संतोष वर्मा सुर्खियों में आए हैं। पहले भी उन्होंने सवर्णों की बेटियों और आरक्षण पर विवादित बयान देकर तहलका मचा दिया था। उस समय सरकार ने उन्हें एक नोटिस भी जारी किया था और यह कहा था कि उनका व्यवहार भारतीय प्रशासनिक सेवा के आचार संहिता के खिलाफ है। तो आईएएस संतोष वर्मा अब अपने नए वीडियो को लेकर चर्चा में है। हाल ही में सामने आए वीडियो में संतोष वर्मा कहते दिख रहे हैं कि कितने संतोष वर्मा को तुम मारोगे, कितनों को तुम जलाओगे, अब हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा। यह बयान उन्होंने दिया। हालांकि इसके पीछे उन्होंने चंद्रशेखर रावण के यूपी में दिए बयान का तर्क भी दिया था। भीम आर्मी के जो हमारे चंद्रशेखर रावण जी हैं, बहुत अच्छे समाज सेवी है और समाज के लिए बहुत लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बोले कितने संतोष वर्मा को तुम मारोगे, कितने संतोष वर्मा को तुम जलाओगे, कितने संतोष वर्मा को तुम निकल जाओगे। अब हर घर से एक एक संतोष वर्मा निकलेगा और जब हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा तो फिर आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप हर संतोष वर्मा को जला सको। अब मैं आपको पुराना मामला बता देता हूं। अजाक्स के प्रांताध्यक्ष और वरिष्ठ आईएएस संतोष वर्मा के सवर्णों की बेटियों और आरक्षण पर विवादित बयान के बाद राज्य शासन ने उन्हें नोटिस जारी किया था। नोटिस में यह कहा गया था कि उनका कथन भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों से अपेक्षित आचरण के अनुरूप नहीं था और उन्होंने अखिल भारतीय सेवाएं आचरण नियम 1967 का उल्लंघन किया। सरकार ने 7 दिन में जवाब मांगा था, चेतावनी दी थी कि जवाब न आने पर एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या यह नया बयान सिर्फ एक राजनीतिक तर्क है या फिर संतोष वर्मा अपनी पुरानी छवि को फिर से उजागर करना चाहते हैं और इस बार सरकार आखिर उनके विरुद्ध क्या कदम उठाने जा रही है। मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो। अब जाहिर है ऐसे बयान पर प्रतिक्रिया सामने आने वाली तय थी। सपाक्स के राष्ट्रीय संयोजक हीरालाल त्रिवेदी कह रहे हैं कि अगर हर घर में संतोष वर्मा पैदा होगा तो क्या हर घर की बेटी सुरक्षित रहेगी। उन्होंने सरकार से मांग की है कि वर्मा के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। वहीं सपाक्स की महिला विंग भी पीछे नहीं है। प्रवक्ता वंदना द्विवेदी ने चेतावनी दे डाली कि ऐसे बयान देने वाले व्यक्ति को समाज बर्दाश्त नहीं करेगा और प्रतिकार करने की स्थिति पैदा होगी। वर्मा का भी हाल ही में एक और वीडियो जारी हुआ है जिसमें वो कह रहा है कि हर घर में संतोष वर्मा पैदा होगा। यदि हर घर में संतोष वर्मा पैदा हुआ तो क्या हर घर की बेटी खतरे में जाएगी? जिसके विरुद्ध महिला उत्पीड़न के प्रकरण चल रहे हैं, क्रिमिनल केस दर्ज हो रहे हैं और जिसने एक महिला का अपमान किया है, बेटी का अपमान किया है, उसके विरुद्ध में पता नहीं क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके विरुद्ध एफआईआर करें, इसे गिरफ्तार करें, इसे निलंबित करें, इसके विरुद्ध विभागीय जांच बैठाएं। नहीं तो हर घर की बेटी को खतरा पैदा होगा इसके भाषणों से, इसके कहने से और वर्ग संघर्ष की स्थिति आएगी। मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी ये कार्रवाई तुरंत करेंगे, अन्यथा हम सीएम बंगले का घेराव 14 दिसंबर को करेंगे। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि
कितने संतोष वर्मा को मारोगे, कितने संतोष वर्मा का पुतला दहन करोगे, हर घर से संतोष वर्मा का जन्म होगा। तो ये मानकर चलिए हर घर से जब संतोष वर्मा का जन्म होगा तो हर घर से चंडी का भी प्रादुर्भाव होगा और वो विनाश का कारण बनेगा। ऐसे विध्वंसकारी, ऐसे वक्तव्य देने वाले व्यक्तियों को रौंद दिया जाएगा। उसे किसी तरीके से जीने का कोई अधिकार नहीं। उनका प्रतिकार करने के लिए इतनी चंडियां उत्पन्न होंगी जिसका सामना करने की हिम्मत किसी भी दानव में नहीं होगी। ये बयानों का सिलसिला ही नहीं है, ये बात थोड़ी सी लंबी और होगी। लंबी इसलिए होगी, आप कह सकते हैं अभी हालिया समय में प्रदेश में चुनाव नहीं है। ये मैं चुनाव वाली बात क्यों कह रहा हूँ ये भी आप समझिए। आप थोड़ा सा याद कीजिए साल 2018 जब सपाक्स आई। जी हाँ, सपाक्स आई। उससे पहले एक संगठन भी था अजाक्स वर्सेस सपाक्स की लड़ाई चलती चली गई, बयान बनते बदलते चले गए, लेकिन अभी भी ये बदस्तूर जारी है। मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर हीरालाल त्रिवेदी जी जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सपाक्स के। स्वागत करता हूं त्रिवेदी जी आपका। और सीधा सवाल यही कि आईएएस ऑफिसर बनने के बाद तो हम ये तो समझ सकते हैं कि व्यक्ति में वैचारिकता, समाज को समझने की क्षमता, बौद्धिकता का स्तर एक नॉर्मल व्यक्ति से ज़्यादा आ जाता होगा। तो क्या संतोष वर्मा वापस से उसी पुरानी सुलगती हुई आग को एक बार फिर से हवा दे रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि एक वर्ग विशेष को इतना भड़का दिया जाए कि उसे वोट बैंक में कन्वर्ट किया जाए। क्या ये है उनकी इच्छा? देखिए, उनकी इच्छा तो मुझे पता नहीं क्या है कि क्या नहीं है, लेकिन जिस ढंग से वो बातें कर रहे हैं इससे समाज में आपस में द्वेष फैलेगा, समाज में एक दूसरे के प्रति कटुता है। और मुख्य बात ये है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं मोहन यादव जी या उनकी सरकार है, ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। मुझे इसके पीछे एक ही गणित समझ में आता है कि ये जिस ढंग से बयान कर रहे हैं और ये लोग चुप हैं, ये लोग ये देख रहे हैं कि शायद ये वोट बैंक बढ़ा ले और जब मौका आएगा तो हम इसको टिकट दे देंगे। तो मैं ये तो भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि भाजपा हो या कांग्रेस हो, कोई न कोई इस व्यक्ति को जो है आगे चल के टिकट जरूर ऑफर करेंगे और ये जो है अपना टिकट पक्का कर रहा है। तो यही वजह है कि दोनों राजनीतिक पार्टियों ने संतोष वर्मा से दूरी बना ली है। कोई खुलकर पार्टी फोरम पर तो कुछ नहीं कह रहा है। बिल्कुल सही है, पार्टी फोरम पे कोई नहीं बोल रहा है और जो कुछ दो चार कहना चाहिए थोड़े वोकल और दमदार विधायक थे, कांग्रेस के सत्यदेव कटारे, बीजेपी के गोपाल भार्गव जी या नरोत्तम मिश्रा जी हैं, जनार्दन मिश्रा जी हैं सांसद, ये खुल के थोड़ा इसलिए बोले थे कि ये शुरू से पहले भी बोलते रहे हैं और पहले भी समाज के मुद्दों का ये लोग सपोर्ट करते रहे हैं, इसलिए इस बार भी इन लोगों ने सपोर्ट किया। अच्छा, नहीं तो क्या ये जो ब्राह्मण नेता हैं, चाहे वो दोनों ही पार्टी में हो, कांग्रेस में भी हैं, भाजपा में भी हैं, बड़े नेता भी हैं, पुराने नेता भी हैं, तो इनको क्या कोई डर भी लग रहा है कि अगर वो बोल दें तो कहीं पार्टी ही उन्हें कारण बताओ ना दे दे? देखिए, हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा में 31 विधायक हैं ब्राह्मण वर्ग के, लेकिन एक भी विधायक जो है विधानसभा में नहीं बोला। जबकि जो चिराग पासवान की पार्टी है, जो आरक्षण समर्थक है, उस पार्टी के विधायक ने बिहार विधानसभा में मुद्दा उठा दिया। तो ये तो है कि जो इवन जो आरक्षण समर्थक या ये पार्टियां हैं, ये भी इस प्रकार के बयानबाजी की सपोर्टर नहीं है। लेकिन एक अधिकारी होते हुए, सार्वजनिक पद पर होते हुए, सार्वजनिक पद पे रहने वाले कर्मचारी अधिकारी जो होते हैं ना, वो अपना भविष्य राजनीति में तलाशने के लिए इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। अब इसी को देखिए, पहले ये इशू आया वैश्य समाज की, अग्रवाल समाज की लड़की है इंदौर की, है ना, उसने ये मुद्दा उठाया, उसके साथ शोषण हुआ, वो आगे बढ़ी, तो भी उसके समाज ने उसको सपोर्ट नहीं किया। अब उसने ब्राह्मण का मुद्दा उठा दिया और उसके और भी इंदौर में जो है इस प्रकार से महिला प्रताड़ना के प्रकरण उसके विरुद्ध चल रहे हैं।
मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि अजाक्स का जो गठन है वो दो उद्देश्यों के लिए हुआ है। मेन तो पदोन्नति में आरक्षण को बनाए रखना और जो सर्विसेज हैं उनमें उनकी जो पद पूर्ति नहीं होती थी वो पद पूर्ति कराना, केवल दो उद्देश्य थे जी। लेकिन अब ये इन बातों से क्या संबंध है ये मेरी आज तक समझ में नहीं आया। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल लौटूंगा मैं त्रिवेदी जी आपके पास। हमारे साथ करण भगत जी भी जुड़ रहे हैं, प्रांतीय महासचिव हैं अजाक्स से, बहुत स्वागत है आपका। करण जी, सीधा सवाल ये कि एक आईएएस ऑफिसर इस तरह की अगर कोई बात करे, अगर संतोष जी सिर्फ आपके अजाक्स से ही जुड़े होते तो मैं ये बात नहीं कहता। ऐसा आईएएस ऑफिसर वो उस बात को कह रहे हैं, मुझे लगता है कि वहाँ पर धर्म, जाति, वर्ण, व्यवस्था उससे ऊपर उठकर वहाँ पर एक बहुत बड़ी उनके पास आज़ादी है, बहुत बड़ी उनके पास पावर मौजूद है, वो व्यवस्था में परिवर्तन भी ला सकते हैं। फिर इस तरह के बयान क्यों दिए जा रहे हैं, इसके पीछे मंशा क्या है? आपके चैनल में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि हमारा पक्ष रखने का अपने सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं ये कहना चाहूंगा कि दरअसल इस बात को समझना पड़ेगा कि जब एक आईएएस दलित बनता है, एक आईएएस आदिवासी बनता है, तो आसपास के जो 10 गांव हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप इस चीज को देखते हुए आ रहे हैं कि सालों से जिस प्रकार की हमने जो संवेदना झेली है, अगर कोई हमारा वरिष्ठ व्यक्ति अगर उस पद पर पहुंचता है तो हमारा पूरा समाज का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को उस समाज के प्रति एक जिम्मेदारी होती है कि अपनी बात को रखा जाए। और चूंकि हमारा संगठन एक शासन से मान्यता प्राप्त संगठन है और उस संगठन के माध्यम से हम समाज की बात को भी रखते हैं, कर्मचारियों अधिकारियों के साथ साथ हम समाज की बात को रखना भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे बैलाज में लिखा हुआ है। आज हम पढ़े लिखे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि पढ़ा लिखा वर्ग जब इस समाज को आगे लेके जाएगा तो ही उस मामले में सच्चा सार्थक होगा कि उस पद का लाभ लेकर के वहां तक आया है। तो हमारा उद्देश्य ही है कि हमारे जो पढ़े लिखे अधिकारी हैं, जो आईएएस है, जो आईपीएस हैं, समाज के बीच उठे बैठे और समाज के बीच में जो कॉन्फिडेंस उसको लेकर आए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति समाज की बात को उठाता है तो समाज का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उठाता है, ताकि उसे एक मनोबल बढ़ता है समाज का, जो चूंकि मानसिक रूप से कहीं ना कहीं समाज को लगता है कि हम पीछे हैं, हमारे साथ इस प्रकार का अन्याय हुआ है, तो उस मानसिक गुलामी से बाहर आने के लिए इस प्रकार की बात करना चाहते हैं। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन भगत जी मुझसे ज्यादा बाबा साहब के बारे में आपने पढ़ा होगा। बाबा साहब ने जो स्टडी उस ज़माने में की थी, मुझे लगता है आज के ज़माने में वो स्टडी बड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतने अलग अलग सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल लाना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर बाबा साहब जैसे 4 से 5 लोग और आ जाए ना, तो हमें इस तरह के बयानों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अलग जगाने वाले एक बाबा साहब थे, आज़ादी के बाद हमें ऐसे और बाबा साहब भी चाहिए, नो डाउट। उनके पास विषमता ज़रूरत से ज़्यादा थी, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, ये बात भी तय है, लेकिन उन्होंने उस सब चीज़ों को हथियार बनाया और अपना हथियार उन्होंने बनाकर पूरी दुनिया में वो प्रतिबिंबित हुए और एक आइकॉन बन गए। आज भीमराव अंबेडकर सिर्फ हमारे कंट्री के ही एक बहुत बड़े व्यक्ति नहीं है, वो पूरी दुनिया के हैं। दुनिया में उनकी थीसिस पढ़ाई जाती है। तो मुझे लगता है करण जी कि बाबा साहब की जो राह है वो ज़्यादा सटीक है, लेकिन संतोष वर्मा जो कह रहे हैं वो वर्ग विशेष में एक तरह से बहुत वैमनस्यता बढ़ाने वाला बयान है। आप अगर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि अन्याय हुआ है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन को ही हाईलाइट करें, एजुकेशन को लेकर ही हम लोगों में इस बात को लेकर तो एक चीज़ क्लियर कर दें कि भाई आपका बच्चा जितना एजुकेटिव होगा वो संतोष वर्मा जैसा आईएएस क्यों नहीं बन सकता, ये बात भी तो कह सकते थे। मैं 2 बिंदु पे आपका जवाब देना चाहूंगा। पहला बिंदु ये है कि एक मशहूर अर्थशास्त्री है जिनका नाम भूल रहा हूं मैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, उन्होंने ये कहा था कि चूंकि दलित वर्ग और एसटी वर्ग को और पिछड़ी जातियों को लंबे सालों तक, लंबे समय तक पढ़ने लिखने की आजादी नहीं थी,
यदि इनको शुरू से पढ़ने लिखने की आजादी मिलती तो उसमें से भी कई ऐसे विशेषज्ञ निकलते, एक पढ़े लिखे लोग निकलते, एक मशहूर अर्थशास्त्री निकलते। तो अगर उनको पढ़ने लिखने का अवसर मिलता तो उसमें से बड़े बड़े विद्वान निकलते। तो आप सोच सकते हैं कि उतने सालों का जो वंचित थे, वो वंचित तबका को बहुत बाद में आजादी मिली पढ़ने का। आप कल्पना कीजिए कि अगर शुरू से उनको पढ़ने लिखने की आजादी मिलती तो आप सोचिए कितनी प्रतिभाएं दब गई हैं इस देश में, कितनी प्रतिभाएं दब गई है। ये उनका थीसिस था। अब रहा सवाल दूसरी बात की संतोष वर्मा जी के बयान का, तो संतोष वर्मा जी का तात्पर्य ये था कि उन्होंने इस देश में एक नई बहस को जन्म दिया है। आपको और हमको उस बहस को एक स्वागत करना चाहिए। हर जगह ये बात कहीं ना कहीं कही जा रही थी, हर तबके में कही जा रही थी कि एक आईएएस बन गया तो उसको जी। संतोष वर्मा जी क्या किसी गरीब ब्राह्मण बिटिया से अपने बेटे की शादी करा सकते हैं? अभी मुझे उनकी फैमिली के बारे में नहीं पता, मैं एक ये उदाहरण आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या ऐसा हो सकता है? देखिए ऐसा है, शादी विवाह का मामला निहत व्यक्तिगत है। और दो परिवार का, दो अब देखिए आपने कह दिया व्यक्तिगत। पूरी बात सुनिए, बोलिए सुनिए। देखिए निहायत व्यक्तिगत है, दो परिवार का, दो बच्चों का आपसी मन का मामला है। चूंकि संतोष वर्मा जी ने भारतीय समाज शास्त्र में जो व्यवस्था दी गई है, उस समाज शास्त्र की व्यवस्था में जो सबसे पहला नाम रखा गया, ये जरूर कहूंगा आप बहुत एजुकेटिव प्रवक्ता हैं। एक मिनट सर, और बहुत अच्छे से आप स्टडी करके आए मेरे साथ। मैं लौट रहा हूं सर आपके पास चर्चा में। हाँ मैं आ रहा हूं आपके पास। यदि उस समाज शास्त्री व्यवस्था में जिसको उच्च प्राथमिकता दी गई है, यदि ऐसी व्यवस्था हो जाए कि दोनों में इस प्रकार के वैवाहिक संबंध स्थापित हो, तो समाज में कितना अच्छा संदेश जाएगा आपके और हमारे लिए, देश के लिए। वो कहना चाहते हैं। चलिए ठीक है। त्रिवेदी जी, अभी आप करण भगत जी को सुन रहे थे और उन्होंने बहुत साफगोई से बात रखी है कि संतोष वर्मा जी मंच से कोई भी भड़काऊ बात नहीं कह रहे हैं। वो जो बात कह रहे हैं वो सर्व समाज के लिए बहुत एक ज़रूरी बात है, जातिवाद को दूर करने वाली बात है। और ऊंच नीच का ये जो एक भाव है, हालांकि अब तो ऊंच नीच कहीं है नहीं, हम सभी समान ही हैं, अगर कभी रही होगी तो वो हमने काफ़ी पढ़ा भी है। तो संतोष जी के कुल मिलाकर ये जो दिया हुआ बयान है, ये कहीं से भी विषमता वाला नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। देखिए, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, जो इनको मैंने भी सुना है, जो मुख्य बात ये है कि अभी जितनी भी ये बातें हो रही है या जितने भी ये नेता ये बयान दे रहे हैं, अधिकारी कर्मचारी हों चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हों, सब अपने अपने और अपने परिवार को बचाने में लगे हुए हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ये अभी जितने भी बेनिफिट उठा रहे हैं, चाहे वो आरक्षण का हो, पदोन्नति में आरक्षण का हो, वो लोग उठा रहे हैं जो ऑलरेडी प्रमोट हो गए हैं, जो ऑलरेडी नौकरी में आ गए हैं, ये ऑलरेडी नेता बन गए, विधायक सांसद बन गए हैं। क्या इन्होंने उन गरीब वर्ग के बारे में सोचा है? अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे जो गाँव में रहते हैं, जिनको पढ़ाई की सुविधा नहीं है, जो आज भी खेती कर रहे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, लेकिन उनको मंच नहीं मिल पा रहा है, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है। और ये तभी संभव है जब ये जितने आज पढ़ लिख के नौकरी पेशा हो गए, बड़े नेता बन गए, ये अपना अधिकार। जी जी जी, मुझे लगता है शायद एक बार फिर से जोड़िएगा आप त्रिवेदी जी को। करण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। त्रिवेदी जी के बात को मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूं। मैं किसी बात का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चूंकि आज की स्थिति में पूरे देश में बेकला के लगभग 50% पद रिक्त हैं, कारण नॉट सुटेबल फाउंड कैंडिडेट। तो इसके पीछे कहना चाहूंगा कि जब आज राष्ट्रपति को आरक्षण का लाभ प्राप्त है, या फिर किसी आईएएस के बच्चे को आरक्षण का लाभ प्राप्त है, इसके बाद भी इस देश में, इस प्रदेश में इतने परसेंटेज के पद खाली हैं, तो आप सोचिए कि अगर क्रीमी लेयर अगर लागू किया जाता है तो कौन से बच्चे वहां पे जाएंगे भाई? कैसे आएंगे वो लोग फाइट करके? आप सोचिए ना, अगर वो पद रिक्त नहीं होते तो ये माना जा सकता था कि चलो ये लोग उस पद तक आ चुके हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में पद रिक्त होने के बाद में, इतने व्यापक पैमाने पर लाभ प्राप्त होने के बाद ही पद रिक्त है, तो इसका अर्थ यही है कि अभी तक उस स्थिति जी जिस पर आरक्षण लागू किया जाए। मध्य प्रदेश में आप भगत जी, जो आरक्षण मध्य प्रदेश में क्या आप पाते हैं कि जातिवाद है मध्य प्रदेश में आज भी?
हाँ, इस चीज को लेके लगातार समाचार आती रहती है। अभी 3 दिन पहले इंदौर में देपालपुर जगह है, वहां पे दलितों को मंदिर में प्रवेश करना वर्जित है, स्पष्ट लिखा हुआ है, पेपर में भी आया था, मैंने एसपी से बात भी की इस बारे में। तो ये जो जातिवाद है, मुझे ऐसा लगता है कि जातिवाद अगर देखा जाए तो 2014 के पहले तक थोड़ा सा ऐसा लग रहा था, लेकिन जैसे सोशल मीडिया में कुछ बातें आई है, जैसे लोगों के पास व्हाट्सएप पहुंचा है, ठीक है ना, और जैसे जैसे लोगों के पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान पहुंच रहा है, ऐसे ऐसे माध्यम से कुछ लग रहा है कि जातिवाद की संभावना लगातार बढ़ रही है, जबकि इसको जातिवाद को खत्म होना चाहिए था। आधुनिक भारत में हम लोग जी रहे हैं, टेक्नोलॉजी के साथ जी रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के उपयोग एक वर्ग विभेद के रूप में हो रहा है। मध्य प्रदेश की स्थिति में कहना चाहूंगा आपको मैं बहुत बढ़िया बात बताता हूं, शायद आपने पढ़ा भी होगा कि अमेरिका में बहुत लंबे समय तक ब्लैक पीपल व्हाइट पीपल का भेद मिटाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, और जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर जब वो लड़ रहे थे, और वो ये कहते हैं कि मैं कालों को गोरे जैसा नहीं बनाना चाहता, मैं चाहता हूं कि वो वैसे ही रहें, बस उनको जो प्रतिस्पर्धा है ये करने का मौका मिले। तो भारत में तो प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिला है, रोक कौन रहा है फिर? देखिए क्या होता है कि जैसे इसमें आपको एक देखना पड़ेगा, एक छोटी सी कहानी है। एक उड़ने वाला जो बाज रहता है, उस उड़ने वाले बाज के अंडे और मुर्गी के अंडे दोनों एक साथ पलते हैं, जिसको मुर्गी पालती है, ठीक है ना। लेकिन जब मुर्गी पालती है अंडे को, लेकिन वो फूट के बाहर भी आ जाता है, लेकिन वो क्या सोचता है, मैं तो मुर्गी का बच्चा हूं, उड़ नहीं पाऊंगा, मुर्गी का बच्चा हूं, ये नहीं पाऊंगा, क्योंकि अपने आप को ऐसा महसूस करने लगता है। जब उसको एहसास दिलाया जाता है कि भाई तुम्हारे पंख हैं, तुम्हारी प्रजाति उड़ने की है, तुम उड़ सकते हो, यही व्यवस्था हमको दी गई है। आरक्षण क्या है? यही एहसास कराने की व्यवस्था है आपको कि आपके पंख हैं, आप उड़ सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस उस लेवल का है, आप में किसी कमी की व्यवस्था नहीं है, अब आप बाज की तरह उड़ सकते हो, इसलिए हम बाज बन गए हैं। अब धीरे धीरे जिसको समझ में आ रहा है हम बताते हैं कि आप बाज हो, आपका अंगबद्ध प्रतिभा है, आप कंपटीशन फाइट कर सकते हो, आप आईएएस बन सकते हो, आईपीएस बन सकते हो, डिप्टी कलेक्टर बन सकते हो। हम बाज को जिसको समझ में आ जाता है उड़ने लग जाता है। तो आपका जो प्रश्न का उत्तर सटीक है, ये मैं यही कहना चाहूंगा। अच्छा, जैसे मान लीजिए संतोष वर्मा जी आपकी नज़र में बाज हैं, तो ये जो बड़े बड़े बाज बन रहे हैं, ये बाकी कितने बाज बना रहे हैं? क्या समाज में ऐसे बच्चे हैं जिनको संतोष वर्मा जी और जो सीनियर आईएएस ऑफिसर्स हैं, जिन्होंने पूरा महकमा देखा है, वो फ्री में ट्यूशन दें? कि भाई ऐसे भी तो बच्चे होंगे जिनके पास पैसे नहीं है, सक्षम नहीं है, अगर उनको संतोष वर्मा जी जैसे लोग फ्री ट्यूशन दे दें तो मुझे लगता है कि आप एक नहीं हजारों बाज बना देंगे। मैं इसको संतोष वर्मा जी को एक व्यक्तिगत उस पर नहीं कहना चाहूंगा। संतोष वर्मा जी चूंकि एक उदाहरण है, अभी हम बात उनकी कह रहे हैं, तो वो है, आप कह लीजिए कि एक मैं वो शब्द नहीं कहना चाह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं चलिए ठीक है, समाज से कोई आईएएस ऑफिसर निकल जाता है तो बाकी भी अनुसरण करने में लग जाते हैं ना, कि हम भी इनकी तरह बन के दिखाएंगे। बिल्कुल, तो ये वाली क्रांति भी जगा दीजिए ना, ये क्रांति आप जगाएंगे। इसलिए तो मैं शुरू में कह रहा था कि हमें एक बाबा साहब नहीं, हमें ऐसे 10 बाबा साहब चाहिए। आज कितनी बड़ी बात हो रही है इस देश में, आज संतोष वर्मा जी के बयान को लेके कितनी बड़ी बहस हो रही है, इसका स्वागत करना चाहिए। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं वो, कितनी बड़ी बात आप भी कह रहे हैं कि उनको ऐसा करना चाहिए। एक्चुअल में क्या है कि संगठन के नाते संतोष वर्मा जी की पूरी जवाबदारी है कि हर जिले में कोचिंग सेंटर जो चल रहा है उसको आगे बढ़ाए। वहां से कई बच्चे बैंक से पास हो रहे, रेलवे में जा रहे हैं, कम से कम हमारे 51 जिलों में से 10 जिले ऐसे हैं जहां भी इस प्रकार के कोचिंग चल रहे हैं। संतोष वर्मा जी संगठन के माध्यम से वो काम कर रहे हैं, क्योंकि आज उनकी जिम्मेदारी इस चीज को लेकर करना, और आगे भी उस चीज को करेंगे, कोचिंग सेंटर आगे बढ़ाएंगे। इंदौर में खुद पीएससी की कोचिंग सेंटर चल रही है, तो कहीं ना कहीं संगठनात्मक रूप से उनका योगदान है उसमें, और आगे भी रहेगा। और तो जिस प्रकार से संतोष वर्मा जी ने जिस प्रकार उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, समाज के प्रति चिंता व्यक्त की है, समाज को एक एहसास दिलाने का काम किया है कि समाज में इस प्रकार की, ठीक है। तो हमारे साथ त्रिवेदी जी भी जुड़ चुके हैं, थोड़ी कम बात हो पाई थी, त्रिवेदी जी से फाइनल कॉल लेते हैं। त्रिवेदी जी, जब बात समानता की होगी तो आपकी पार्टी कहां पर अपने आप को पाती है, जब बात समानता की होगी तो? देखिए, हम अभी भी समानता के पक्षधर हैं, शुरू से पक्षधर हैं। हमारा ये कहना है कि यदि एक बार आप नौकरी में आ गए और आप पदोन्नति में आरक्षण की बात कर रहे हो, अध्यक्ष का गठन ही इसलिए हुआ है। दूसरी बात आप कर रहे हो कि जो भी जातिगत आरक्षण है वो चलना चाहिए। हमारा कहना है इनमें आप क्रीमी ले रही है। मैं यही उदाहरण दे रहा था कि मेरे गांव में ही अभी कम से कम 30-35 बच्चे ऐसे हैं SC ST के जिनको नौकरी नहीं मिली और उनके परिवार में कोई नौकरी में भी नहीं है।
क्योंकि उनको वो सुविधा नहीं मिल रही। जो ऑलरेडी आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, जो बड़े बड़े सरकारी नौकरियों में आ गए, इनके बच्चे तो अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अच्छी कोचिंग ले रहे हैं, जितने गवर्नमेंट के फायदे हैं यही ले रहे हैं और यही नौकरियों में आ रहे हैं। चलिए, अब समय इजाजत नहीं दे रहा है। मैं त्रिवेदी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, भगत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हम बात कर रहे थे विवादित बयान, उसके बाद एक और बयान जिस पर चर्चा चल रही है, कब तक जारी रहेगी हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।